हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 13th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग वर्नर्स थ्योरी तो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, दैट इज वीबीटी। ना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जो कि हम लोग 2 लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे। तो वीबीटी आज पूरा नहीं हो पाएगा, आज मैं आधा कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके एंड में, लेक्चर नंबर 13 के एंड में कोई वर्कशीट नहीं मिलेगा, 14 के एंड में वर्कशीट मिलेगा, बिकॉज बीपीटी 14 लेक्चर के एंड में खत्म होगा। तो 14 लेक्चर के एंड में जो वर्कशीट मिलेगा उसमें 13 एंड 14 दोनों के क्वेश्चंस होंगे बच्चों, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, let us revise what we have studied in the previous lecture. In the previous lecture we have completed 3 methods, ठीक। सबसे पहला जो मेथड था वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड था, दूसरा जो था मेथड वो प्रेसिपिटेशन मेथड था, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए थे टाइप 1 टाइप 2 के, और थर्ड मेथड जो था हमारे लिए क्रायोस्कोपिक मेथड था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो वर्कशीट मिला था आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो एक बार वो वर्कशीट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग आंसर लिख लेना सबके। क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट नंबर 11 एंड 12 का क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन बोला है बच्चों, ठीक है ना। तो इतना तो कंफर्म है कि उसके ऊपर चार्ज होगा। डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो मतलब Cl2, डाइऑक्सिलेटो, एक्चुअली में वहां पे बेस आना चाहिए था, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। डाइऑक्सिलेटो 2 टाइम्स हो गया। क्रोमेट है तो क्रोमियम रहेगा। अभी नाम में क्रोमेट है मतलब पक्का माइनस है ऊपर, पक्का क्या है बच्चों, माइनस है। तो माइनस कितना है वी डोंट नो, तो मैंने आपको सिखाया था नाम से फॉर्मूला कैसे डिसाइड किया जाता है। क्रोमियम का वैलेंसी है 3, 2 इंटू -1, 2 इंटू ऑक्सिलेट -2 होता है -y, -4 -6 और +3, तो -y का वैल्यू -3 होगा। तो यहाँ पे y की जगह पे कितना आएगा, -3 आएगा। अभी उसने क्या पूछा है, द प्राइमरी वैलेंसी। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्वेश्चन में दिया है 3, हो गया। तो 3, दो ही ऑप्शन है, 3, 4, 3, 6। अभी हमको सेकेंडरी वैलेंसी पता करना है। सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ से 2 और यहाँ पे 2, 2 2 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बायडेंटेट लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। डेंसिटी इसका 2 है, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी 2 है, तो 2 2 4 और ये तो 2 ही होगा। तो टोटल कितना होगा, 3, 6 हो जाएगा। 3, 6 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी। किसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा, जिसके ऊपर नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, ज्यादा होगा। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या, आयंस। जिसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप ब्रेक करोगे तो कितने आयंस बन रहे, 5 आयंस बन रहे। दूसरे वाले में 4 आयंस बनेंगे, ठीक है ना। तीसरे वाले में 3 आयंस बनेंगे और चौथे वाले में 9 आयंस, ठीक है ना। इसका आई का वैल्यू 1 होगा, आई का वैल्यू 1 होगा, बट आयंस कितने होंगे, 0। तो डेफिनेटली यही होगा बेटा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, पोटेशियम फेरिसाइनेट। फेरिसाइनेट सबको पता है, मैंने याद रखने बोला था, K3FeCN6। फेरोसाइनेट होता तो K4FeCN6 होता, ठीक है। प्रोड्यूसेस डैश ऑन आयनाइजेशन। कितने आयंस देगा, 3 यहाँ से 1 यहाँ से, टोटल कितने आयंस देगा, 4 आयंस देगा बेटा, समझा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स टेट्राअमाइन, उसमें चेंज करो बेटा, डाइक्लोरो करो उसको, डाइक्लोरो। सो टेट्राअमाइन का मतलब 4 अमाइन है और डाइक्लोरो मतलब Cl2, ठीक है ना। प्लैटिनम नंबर 4 दिया है, इसके लिए बेटा चेंज करवाया। अभी आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम 4 में ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 4 यहाँ से तो 2 यहाँ से होना ही चाहिए। इसके ऊपर प्लस होगा x और यहाँ पे Cl क्या हो गया, -1। अभी x का वैल्यू पता करो, तो ये 4 हो गया, 4 + 0 + 2 × -1 = +x। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x का वैल्यू +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +2 ना। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और अगर ये +2 है तो इसका चार्ज इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या फॉर्मूला बनेगा, Pt NH3 कितनी बार बच्चों, 4 टाइम्स Cl2 और बाहर भी Cl2 हो जाएगा। तो ये कितने क्लोराइड आयंस दे सकता है, टोटल तो 4 क्लोरीन है, बट दे सकता है सिर्फ 2 ही। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितना आएगा बेटा, 2, ऑप्शन बी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है मैंने क्लासरूम में सॉल्व कराया था लास्ट लेक्चर में, तो मैं वापस सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैंने क्लास में डिस्कस किया था, आप वहां से आंसर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 इन K4 FeCN6, K4 FeCN6, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। उन्होंने क्या बोला है, साइनाइड्स आर लिंक्ड विद प्राइमरी वैलेंसी, आर लिंक्ड विद सेकेंडरी वैलेंसी, K आर लिंक्ड विद सेकेंडरी वैलेंसी एंड K आर लिंक्ड विद आयनिक वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स इसमें एकदम सिंपल है, साइनाइड जो है वो कौन से ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है। एक्चुअल में देखने जाए तो ये सेटिस्फाइज क्या, बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, बराबर है। बट ये किसके थ्रू लिंक्ड है, लिंक्ड मतलब क्या है बेटा, बॉन्ड बनना। लिंक्ड मतलब बॉन्ड बनना। आयोनिक बॉन्ड बॉन्ड नहीं होता बेटा, एक जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वहां पे कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता है। बॉन्ड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिंक्ड वर्ड आ गया मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोवलेंट बॉन्ड। तो लिंक के लिए तो कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वैलेंसी है, वो लिंक्ड बोला है तो सेकेंडरी वैलेंसी आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेटा कंफ्यूज मत होना। अगर उन्होंने बोला होता साइनाइड एंड सेटिस्फाइज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, तो डेफिनेटली ऑप्शन राइट होगा। बट उन्होंने बोला लिंक्ड विद बना, तो क्या बोलोगे, मतलब बॉन्ड बना है, किसके थ्रू बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसमें लिंक का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 8th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी कौन सा वैलेंसी आयनाइज हो सकता है, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयोनाइज, सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी आयोनाइज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बोथ कैन नॉट बी आयोनाइज, वो ओनली प्राइमरी वैलेंसी कैन नॉट बी आयोनाइज। इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए। 9th क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इसका आंसर है डी, ठीक है ना। बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर है बी दिया होता है, बट इसका रियल आंसर क्या है, डी, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी सब में 3 होता है, दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द बॉन्ड्स इन K4 FeCN6, K4 FeCN6 में कौन कौन से टाइप्स के बॉन्ड है, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, K4 FeCN6 में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड है। तो इसमें और इसमें हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। Fe की बात करें तो Fe और साइनाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी है। और अगर मैं साइनाइड में C और N के बीच में देखूं तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी है। तो इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ये NOCB का भी क्वेश्चन है बेटा, NOCB में भी पूछा जाता है। इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है। आयोनिक कोवैलेंट एंड कोवैलेंट कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट करते हैं। 11 की बात करें, which of the following statement is incorrect, ठीक है ना। इनकरेक्ट बोला है तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, K3 FeCN6 में, K3 FeCN6 में, ठीक है ना। द लिगैंड, लिगैंड कौन है, साइनाइड, लिगैंड है कौन है बेटा, साइनाइड, बराबर है। तो यहाँ पे ये वाला जो साइनाइड है वो क्या कौन कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, इन K3 FeCN6 द लिगैंड हैज satisfied only secondary valency of Fe+3। ये तो रॉन्ग है बेटा। तो 11 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो तो दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। इन K3 FeCN6 the ligand has satisfied both primary and secondary valency of Fe+3 and yes, वो तो राइट है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना था। इन K4 FeCN6 the ligand has satisfied both primary and secondary valency of Fe2+, क्योंकि उसमें Fe2+ है। इन CuNH3 4 times SO4 the ligand has satisfied only secondary valency, yes, क्यों, क्योंकि वहां पे लिगैंड कौन है, अमोनिया, और अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल मैंने बोला था वो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है, अनायन जो है वो दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे डाउट आ सकते थे, बट अभी क्लियर हो जाएंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मैंने क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कोबाल्ट 3 क्लोराइड forms several octahedral complex। octahedral complex बोला मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। octahedral मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। Which of the following will not give test for chloride ion? क्लोराइड आयन के लिए कौन टेस्ट नहीं देगा, जिसके सब क्लोरीन अंदर हो। तो बेटा सब क्लोरीन अंदर हो मतलब COCl3 डॉट NH3 थ्राइस होना चाहिए, ऐसा कोई कंपाउंड। इसमें क्लोराइड आयन बाहर है ही भी नहीं, और क्लोरीन कोबाल्ट के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सब मतलब डिसाइड कर रहे हैं, 3 तो क्लोरीन और 3 अमोनिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। क्यों सर, बाकी सब क्यों नहीं, बिकॉज उसमें आप कितना भी अरेंजमेंट कर लो, अमोनिया तो बाहर तो ब्रैकेट के बाहर भेजोगे नहीं, और 6 से ज्यादा है तो डेफिनेटली एक ना एक क्लोरीन तो बाहर आ ही जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 मैंने क्लास में डिस्कस किया था ऑलरेडी, ठीक है ना। 15th वाला देखो। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्लैटिनम बेटा फर्स्ट मैच द फॉलोइंग में प्लैटिनम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अगर प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो पूरे के पूरे 6 अमोनिया अंदर और 4 क्लोरीन बाहर, तो ये कितने आयंस देगा? 5 आयंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का आर। दूसरे की बात करें तो उसमें टोटल कितने आयंस आएंगे? 4 आयंस आएंगे, 3 तो पोटेशियम का और 1 स्क्वायर ब्रैकेट, तो बी का पी हो जाएगा। उसके बाद में COCl3, तो COCl3 में इतना तो कंफर्म होता है कि 5 वाटर अंदर होंगे, 1 क्लोरीन भी अंदर होगा और 2 क्लोरीन बाहर होंगे, तो टोटल ये कितने आयंस देगा आपको? 3 आयंस देगा। मतलब C का S होगा और एक ही बचा है D का क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझा सबको ना? क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, 16 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Both CO+3 and platinum+4 have coordination number 6. Which of the following pairs of complex will show approximately same electrical conductance? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सेम कब होगा? ऑलमोस्ट सेम बोला बेटा उसने, अप्रोक्सीमेटली द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सेम होगा। तो आप लोग को क्या करना है? सिर्फ इतना सा काम करना है, 1 सेकेंड, इतना सा काम करना है आपको कि सबके बेटा स्ट्रक्चर ट्राई करने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट वाले का बताऊं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखेंगे तो चारों के चारों अमोनिया अंदर, 2 क्लोरीन अंदर, 1 क्लोरीन बाहर, तो ये कितने आयंस देगा? 2 आयंस देगा, बराबर है। प्लैटिनम की बात करें तो यहाँ पे NH3 कितनी बार? 4 बार, 2 क्लोरीन अंदर, 2 क्लोरीन बाहर, तो ये तो आपको कितने आयंस देगा? 3, तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ आयंस क्या आना चाहिए? सेम। बेटा डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सेम नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो दोनों का डेफिनेटली अलग अलग है, बट उसने क्या क्वेश्चन पूछा? अप्रोक्सीमेटली सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है। तो बी में भी अगर आप चेक करोगे तो नहीं आएगा। सी अगर आप चेक करो, ठीक है, तो सी वाले में क्या आएगा? NH3 6 के 6 अंदर और क्लोराइड आयंस बाहर, तो इसमें टोटल कितने आयंस आएंगे बेटा? 4 आयंस आएंगे। और प्लैटिनम 5 अमोनिया अंदर ले लेते हैं, 1 क्लोरीन भी अंदर ले लेते हैं और 3 क्लोरीन बचे, तो इसमें भी टोटल कितना आयंस आएंगे बेटा? 4 आयंस आएंगे। सो नंबर ऑफ आयंस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ आयंस सेम आएगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी बेटा? सेम हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चों, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था लास्ट लेक्चर में, एक बार वापस देख लो। क्वेश्चन नंबर 17, the solution contain 2.675 grams of COCl3.6 NH3। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 267.5। तो इसका आंसर आएगा 1/100 0.01 मोल। सो वी हैव, ऐसे लिखा था मैंने, वी हैव 0.01 मोल ऑफ क्या? कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। आगे रीड करते हैं। द कॉल इज पास थ्रू कटायन एक्सचेंजर। हाइड्रोजन चैप्टर में मैंने बताया कटायन एक्सचेंजर क्या होता है, इसका कटायन उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। The chloride and obtained in the solution were treated with excess of AgNO3. It is treated with excess of AgNO3. तो AgCl का purity आना चाहिए, तो उन्होंने कहा है 4.78 ग्राम of AgCl is precipitated. So first point, second point, number of moles of AgCl. Number of moles of AgCl मतलब Cl माइनस कितना दिया बच्चों? 4.78 दिया है, तो 4.78 डिवाइड बाय AgCl का मॉलिक्यूलर मास 143.5 होता है, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0.03 आता है, 0.0333 आता है, बट हम लोग 0.03 लेंगे, परफेक्ट है। चलो अभी बताओ, ये इसका कितना टाइम्स है बच्चों? 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब देयरफॉर 3, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब 3 क्लोराइड बेटा बाहर होने चाहिए। कितने क्लोराइड? 3 क्लोराइड। तो 3 क्लोराइड अगर बाहर है तो अमोनिया कितने बेटा? 6 है। NH3 कितनी बार? 6 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा कोई है ऑप्शन? यस, इट इज ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें 0.03333 आता है बेटा, उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज 0.33 तो अगर अपन राउंड ऑफ करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ वर्कशीट नंबर 11 एंड 12। अभी हम लोग
13 लेक्चर स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन वेरी मच डिटेल। मैं अगेन वापस बोल रहा हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ। इसमें 2 वर्कशीट मिलेंगे, एक क्लास वर्क जो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा और एक होमवर्क जिसमें अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग आप लोग को सॉल्व करना, उसका आंसर की मैं दे दूंगा। इसका फोटो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Okay students, so let's start with valence bond theory VBT। स्टूडेंट्स ये आप नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में तो पढ़ते ही हो, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग को वापस इसका यूज है, बट इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका यूज हम लोग को पढ़ना है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प किया, और मैं आपको इसको मॉडल से सिखाऊंगा। तो जिनका नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड वाला पार्ट थोड़ा वीक है, वीबीटी वाला पार्ट जिनको नहीं पता है, वो बेटा थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन भी मिक्स कर दूंगा मैं, और दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है वो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, फिर बाद में एक एक करके एग्जांपल से भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब कोई भी मेटल होता है, जैसे कोबाल्ट है, ठीक है ना, इसको बेटा ये कॉम्प्लेक्स समझो बनाना है, ये समझो कॉम्प्लेक्स बनाना है, समझो, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्या करेगा कोबाल्ट, बेटा वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है, सुनो बेटा मैं सब लिखूंगा, डोंट वरी। इसके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वो वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है किसके लिए? लिगैंड्स के लिए। बट जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं कराते हैं, सबसे पहले उन सबको ओवरलैप करवा के उनका हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये लिगैंड्स अपने इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, और इससे sp sp2 sp3 dsp2 ये सब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन जनरेट होता है। नाउ मैं इसको मेन पॉइंट्स में लिखूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या कर रहा है? मेटल अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, सेंट्रल मेटल एटम लूज a certain number of electron, a certain number of electrons to form metal cation, metal cation, बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या? सेंट्रल एटम लूजेस सर्टेन नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटल कैटायन। नाउ इसके बाद क्या करेगा? वो लिगैंड के साथ ओवरलैप होगा, लेकिन उसके वेकेंट ऑर्बिटल का पहले क्या कराना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन। सो बिफोर, कंटिन्यू कर रहा हूं, बिफोर overlapping with the electrons of ligand, before overlapping with the electrons of the ligand, the central metal atom makes the vacant orbital अवेलेबल फॉर द लिगैंड। पहले तैयारी करता है कि लिगैंड आके इन ऑर्बिटल्स में बैठेगा। सो द सेंट्रल मेटल एटम मेक्स द वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर द लिगैंड, एंड कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराएगा? जितने लिगैंड आने वाले हैं। तो यहाँ पे कितने लिगैंड आने वाले हैं? 6। तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा, एंड द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स is always equal to the coordination number. It is equal to coordination number. Now पहले ओवरलैपिंग के पहले उन वेकेंट ऑर्बिटल का क्या करना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन। सो बिफोर ओवरलैपिंग the vacant orbitals of किसके? the vacant orbitals of central metal atom undergoes hybridization. They undergoes hybridization, ठीक है ना? They undergoes hybridization, जैसे sp sp2 sp3 and so on, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, the electron of the किसके? ligand overlaps with
द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ किसका, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑर्बिटल्स है उनके साथ वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। नाउ ये तो केस हुआ बेटा कि लिगैंड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट सम केसेस में क्या होता है बेटा, मेटल इसको बैक डोनेशन में वापस इलेक्ट्रॉन देता है, क्या बनाने के लिए, पाई बॉन्ड, बराबर है। तो इन सर्टेन केसेस द मेटल back donates its electrons to form कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, टू फॉर्म पाई बॉन्ड। कैसे, ये मेटल है, ठीक है ना, लिगैंड ने क्या किया, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। फिर मेटल इसको वापस बैक डोनेट करेगा और ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो ऐसे भी बन सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इतना सबको समझा ना स्टूडेंट्स। कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है, ठीक है ना, ज्योमेट्री डिसाइड करने में बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि टेट्राहेड्रल शेप आएगा sp3, पर बहुत बार देखने को मिलता है कि sp3 ना होके dsp2 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जेईई का क्वेश्चन है। बहुत बार हम लोग जो सोचते हैं कि यह हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना, और वो हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को कभी कभी नहीं मिलता है। तो ज्योमेट्री जो होता है कॉम्प्लेक्स का, उसको डिसाइड करने में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और आइसोमर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो डिसाइड द ज्योमेट्री, तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये सब पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। टू डिसाइड द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन there are some other parameters like मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसका यूज मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड आइसोमराइजेशन आर यूज्ड, दे आर आल्सो यूज्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने पहले से लिख के रखे अभी, ताकि मैं जब आपको क्वेश्चन के फॉर्म में या एग्जांपल्स के फॉर्म में समझाऊंगा तो आपको बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से, मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लगा के 8 तक जाता है, बट हम लोग 6 तक ही डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, Ml2 क्यों, मेटल है और L का मतलब लिगैंड, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, N का मतलब कोई भी चार्ज होगा बेटा, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने लिगैंड्स आने वाले हैं, 2। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा बेटा, sp होगा। कौन सा होगा, sp होगा। और इसमें जो s ऑर्बिटल है वो तो कोई गड़बड़ नहीं है, बट p ऑर्बिटल जो होगा वो कोई भी हो सकता है, px हो सकता है, py हो सकता है और pz भी हो सकता है, px py या फिर pz कोई भी हो सकता है, नो इश्यूज, ठीक है। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों, ज्योमेट्री हो जाएगा बेटा लीनियर ज्योमेट्री। कौन सा ज्योमेट्री, लीनियर। अभी ध्यान से देखना सब लोग। अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं इसकी बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है ना। यहाँ से आपका लिगैंड नंबर 1 आया, बहुत अच्छे से समझना बच्चों, ये लिगैंड नंबर 1 आया ग्रीन वाला, और ये आपका लिगैंड नंबर 2 आया। ये लिगैंड नंबर क्या आया, 2 आया। तो अगर ये लिगैंड नंबर 1 लिगैंड नंबर 2 है तो क्या ये लीनियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर M होगा, यहाँ पे ये लिगैंड नंबर 1 और ये लिगैंड नंबर 2, ठीक है। सो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। सब में हम लोग ऐसा लिखेंगे, px भी चलेगा, py भी चलेगा, pz भी चलेगा, ठीक है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसका ज्योमेट्री क्या है बेटा, लीनियर है, और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। कभी अगर बॉन्ड एंगल पूछ ले, ये वाला जनरली तो हमको NOCB में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180, ये देख लो 180 हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें
कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो उसका बेटा फॉर्मूला क्या होगा, m। अभी लिगैंड कितने हो जाएंगे, 3 लिगैंड हो जाएंगे। अगर 3 लिगैंड हो गए तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस n हो जाएगा। अभी आप बताओ जब यहाँ पे तीसरा लिगैंड आएगा तो वो कहां से आएगा बेटा, ऐसी जगह से आना। सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनओसीबी में जनरली बताना चाहिए सबको। ऐसी जगह से आएगा जहां से वो इक्वल रिपल्शन फील करता है। तो यहां से अगर आएगा तो बेटा यहाँ से रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ से भी नहीं, जाना तो इधर है ना बेटा, तो वो ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे ऐसे तो नहीं आएगा, एग्जैक्टली मिडल में से आएगा, ताकि जितना रिपल्शन ये देगा उतना ही रिपल्शन ये भी देगा। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा, ऐसे सुनना ध्यान से, जैसे ये यहाँ पे आएगा तो बोलो टोटल कितने लिगैंड हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, बराबर है। बट आपको नहीं लगता बेटा जब ये ऐसे आएगा, ठीक है, तो इसके और इसके बीच में रिपल्शन होगा, हाँ सर बराबर है। इसके और इसके बीच में भी रिपल्शन होगा, हाँ सर बराबर है। तो जब इनके बीच में रिपल्शन होगा तो ये वाला क्या करेगा, इसको थोड़ा नीचे धकेलेगा, हाँ सर, इसको भी ये थोड़ा नीचे धकेलेगा, और ये टोटल 360 होता है ना, तो सब लोग क्या बोलेंगे 120 120 120 पे बैठो। तो आपको नहीं लगता फिर ये ऐसे दिखेगा, देखो ये वाला जो है, ये वाला ये अभी नीचे चला गया, और जहां से मैंने होल्ड किया वो भी नीचे आ गया, बराबर है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेटा, ठीक है ना। आपको बता दिया जाता है ट्रायंगुलर प्लेनर, बट ये आप एनओसीबी में डिटेल में पढ़ते हो, अभी वीबीडी में यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इसलिए वापस आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो थोड़ा नीचे खसकेगा, ये वाला भी बॉन्ड नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों को क्या कर रहा है बेटा, रिपेल कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली सेंटर में आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये वाला क्या होगा, ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा नीचे जाएगा, और जैसे वो नीचे शिफ्ट होगा वो थोड़ा ऐसे दिखेगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड भी नीचे शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे दिखेगा। तो ये हो गया आपका ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा sp2, करेक्ट है ना। कौन सा, sp2। सर s के साथ में कोई भी 2 p ऑर्बिटल चलेंगे, px py भी चलेगा, ठीक है ना, या फिर s py pz भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को तो प्लेनर स्ट्रक्चर ही बनाना है ना। और s px pz भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री की चर्चा करें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर मत बोलना, ट्रायंगुलर प्लेनर, बराबर है, ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसका शेप कैसे दिखेगा, m होगा यहाँ पे, लिगैंड नंबर 1, लिगैंड नंबर 2, लिगैंड नंबर 3, इस तरीके से बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 3, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ठीक है। अभी मेरे पास में नेक्स्ट आता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेरे पास 2 केस है, एक है केस नंबर 1, ठीक है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आप मुझे बताओ बच्चों, ये sp2 है, मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, राइट। अभी अगर समझो जो 4th लिगैंड आ रहा है वो यहां से आया, ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर इसी प्लेन से आया, इसी प्लेन से, ये जो प्लेन है, ये प्लेन जो है इसी प्लेन से आया, ठीक है, ऐसा इसी प्लेन से आया बेटा, तो क्या होगा, ये चारों लिगैंड एक ही प्लेन में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से, इसको टेट्राहेड्रल मत बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इस तरीके से आएगा। जब वो इस तरीके से आएगा बच्चों, तो आपको नहीं लगता वो इसको भी रिपेल करेगा, यस सर, और इसको भी रिपेल करेगा, यस सर। सर वो इधर से क्यों, इधर से भी तो आ सकता है। अगर प्लेनार होगा तो बेटा ऊपर से नहीं आएगा, ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे नहीं आ सकता। प्लेनार मतलब इसी प्लेन से आना चाहिए, ऐसे इसी प्लेन से, ऐसा, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई भी एक जगह से आ सकता है। समझो ये यहां से आया बेटा, प्लेनार ऐसे, इधर से आया, तो कहना है इसे बेटा, यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम किसके बीच में होगा, इन दोनों में, और इन दोनों में भी रिपल्शन होगा। तो ये वाला क्या करेगा, थोड़ा ऊपर खसक जाएगा, ये वाला भी थोड़ा ऊपर खसक जाएगा। तो कहना है इसे बेटा, ऊपर शिफ्ट होने के बाद वो इस तरीके से दिखेगा। ये वाला तो पहले से था ही, ये दोनों जो है वो ऊपर खसकने के बाद सीधे हो जाएंगे, और ये नीचे बेटा, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये देखो क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर प्लेनर। तो जब ये नीचे से आएगा ऐसे, तो ये बोला यहाँ पे ही होगा, ठीक है ना। ये दोनों बेटा सीधे हो जाएंगे। ऊपर वाले को कोई अफेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ सर, ऊपर वाला एज इट इज। ये जो दोनों है, पहले देखो नीचे थे, अभी थोड़े थोड़े क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और जैसे वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो कहना है बेटा ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन उसमें जो 4th लिगैंड आया बेटा वो सेम प्लेन से आया। तो केस 1 DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन,
DsP2 केस 1 में अगर हम लोग बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बेटा वो कौन सा होगा, DsP2। कौन सा बेटा, DsP2। सर ये d ऑर्बिटल कौन सा है, इसमें d ऑर्बिटल याद रखना बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। d ऑर्बिटल कोई भी नहीं चलेगा, dx² - y² ही चलेगा। सर ऐसा क्यों, बिकॉज वही प्लेनार होता है बेटा, वही क्या होता है, प्लेनार। सो dx² - y² प्लस s प्लस यहाँ पे px और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ py ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि x और y है तो ये देखो सेम प्लेन वाला हो गया, ठीक है ना। सर अगर हम लोग px और z लेंगे तो x² - z² तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो याद रखना ये px और ये py और ये dx² - y²। लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा, न जाने कितनी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में, किस हाइब्रिडाइजेशन में, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल कौन सा होता है, इट इज dx² - y²। तो अगर मैं इसके ज्योमेट्री की बात करूं, बोलो तो ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री हो जाएगा बेटा स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर ही है ना, और ये प्लेनार स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर प्लेनार। बहुत बार पूछा गया बेटा, इसके बाद गड़बड़ करोगे तो आपकी गलती है, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे m, यहाँ पे l, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसमें दो टाइप के एंगल्स है बेटा, इन दोनों में एंगल देखेंगे तो 90 है, इन दोनों में देखेंगे तो 180 है। तो यहाँ पे इन दोनों में 90 है और इन दोनों में क्या है, 180 है। तो इसको सिस पोजीशन बोलते हैं और इसको ट्रांस बोलते हैं, वो आइसोमेरिज्म में सिखाऊंगा, ठीक है। इसको ट्रांस बोलेंगे और 90 वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेनार वाला d ऑर्बिटल ही होना चाहिए। तो इसके लिए केस 1 हो गया। सर केस 2 में क्या होगा, केस 2 में बेटा मैं अगर आपको बोलूं, समझो प्लेनार वाला नहीं था, समझो ये देखो ये वाला है, चौथा वाला जो लिगेंड है समझो यहां से नहीं आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा है, समझो वो यहां से आ रहा है बेटा, ऐसे ऊपर से। तो जैसे वो ऊपर से आया तो ये तो बेटा इसको परपेंडिकुलर है। तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी x और y है, क्या है, x और y है, तो जो परपेंडिकुलर आएगा वो कौन सा हो सकता है, z ही हो सकता है। तो z ही हो सकता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ। सर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता, नहीं पता है, रहने दो। क्यों, क्योंकि बेटा s तो ऑलरेडी था ही, s तो ऑलरेडी था ही, px py हो गया, px py हो गया, और जो थर्ड आ रहा है वो इस प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर इस प्लेन को परपेंडिकुलर है तो वो डेफिनेटली z ही होगा, और z होगा तो बेटा डेफिनेटली कौन सा होगा, pz हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, pz। तो pz होते बेटा मैं क्या लिखूंगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और बच्चों आप मुझे बताओ, ये लॉजिक देखो क्यों टेट्राहेड्रल होता है, उसका रीजन ना, जब ये आएगा तब इन सबके बीच में एंगल कितना है बेटा, 90, इन दोनों में भी 90, इन दोनों में भी 90। तो ये क्या बोलेगा, भाई अपन 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तुम लोग थोड़ा थोड़ा नीचे सरको ना, ठीक है ना। तो इन दोनों में रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा शिफ्ट होगा, इन दोनों में रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा, इन दोनों में रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा। तो अगर ये लोग नीचे शिफ्ट होते हैं बेटा, तो अभी ये फिलहाल परफेक्टली परपेंडिकुलर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो वो बेटा देखो ये जो 3 बॉन्ड नीचे वाले दिख रहे हैं वो थोड़े थोड़े नीचे शिफ्ट हो गए। तो अगर ये वाला लिगेंड ऊपर से आ रहा है तो वो इन तीनों को रिपेल करेगा, इन तीनों को रिपेल करेगा। तो देखो बॉन्ड्स इनके थोड़े थोड़े किधर चले गए, नीचे चले गए। और अगर इनके बॉन्ड्स नीचे चले गए तो बेटा इसको जब यहाँ पे हम लोग लिगेंड अटैच कर रहे हैं तो ये अभी किस तरीके से दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको किस शेप में बेटा, टेट्राहेड्रल। ये देखो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। तो एनओसीबी में तो बेटा हमारे सब लेक्चर ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया बेटा, कैसा स्ट्रक्चर हो गया, टेट्राहेड्रल। कैसे भी देखो बेटा सेम ही आता है। और ये जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा बेटा, ज्योमेट्री क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री वुड बी इक्वल टू टेट्राहेड्रल। और अगर मैं बात करूं, ये देखो इसको अगर ऐसे ड्रॉ करना है तो यहाँ पे m होगा, यहाँ पे लिगेंड नंबर 1, ये लिगेंड नंबर 2, ये लिगेंड नंबर 3 और ये आपका लिगेंड नंबर 4 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अभी एक जेई का सवाल पूछता हूँ, ऑर्गेनिक में फर्स्ट लेक्चर में जनरली हम लोग पूछते हैं, ठीक है, अल्केन चैप्टर में, बट मैं आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि इसमें टोटल 109 डिग्री 28 मिनट्स है। कितने एंगल्स है 109 डिग्री 28 मिनट्स के। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, हर बच्चा 99.9% स्टूडेंट्स ने आंसर 4 बोला होगा, जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग है। और जेई एडवांस में भी पूछा गया क्वेश्चन है,
109 डिग्री 28 मिनट्स के यहाँ पे 4 एंगल्स नहीं है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको 4 ही दिखेगा, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, ठीक है ना, जैसे आपने गिना। बट यहाँ पे टोटल 6 एंगल्स है। मैं आपको गिनाऊं, कैसे देखना ध्यान से, ऐसे ही रख रहा हूं मैं, ठीक है, देखना अभी। इसके और इसके बीच में एंगल 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 हुआ, 4 गिना, इसका ही इसके साथ 5 और इसका इसके साथ 6। सर एक बार वापस गिनो, देखो मेरे साथ, 1 2 3 हो गया, इन दोनों का 4, इन दोनों का 5 और ये जो दो पीछे है 6। तो टोटल कितने एंगल्स हुए? 6 एंगल्स हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो केस 1 एंड केस 2, तो बच्चों हमारे लिए तकलीफ का काम क्या है यहाँ पे? तो अभी हमको बेटा, जब हम लोग वीबीटी डिटेल में पढ़ेंगे आगे और, तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मैंने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 ही हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा है, और 4 में देखो गड़बड़ हो गए, और आप न जाने बेटा कितने क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए जाते हैं हर साल बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। इज इट क्लियर? सो डू रिमेंबर, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो d ऑर्बिटल जो होगा वो कौन सा है? dx² माइनस y² होगा, ठीक है। तो चलो इसका फोटो लो, फिर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 डिस्कस करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ठीक है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो एग्जांपल जो आगे डिस्कस करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो इतना तो कंफर्म है, ml यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? प्लस माइनस n होगा, करेक्ट है बेटा। इसमें भी दो केस है, केस 1, ठीक है। अब ये केस 1 क्या है और केस 2 क्या है? इमेजिन करो बेटा, अगर मैंने ये वाला स्ट्रक्चर लिया होता, ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा था अपना? टेट्राहेड्रल है, sp3 तो था ही, बराबर है, sp3 तो था ही। अगर sp3 हो गया और उसमें नेक्स्ट वाला d ऑर्बिटल आ गया, क्या आ गया बेटा? d ऑर्बिटल आ गया। तो ध्यान देना, अगर मेरे पास में ये वाला ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, ये सब एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स ही है। जैसे ही बेटा मैं यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला लिगेंड लाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से है, नेक्स्ट वाला लिगेंड लाता हूँ, ये वाला समझो, तो बच्चों डू यू थिंक 1 2 3 तीनों प्लेनार थे, sp2 था, ये वाला क्या था? pz था, क्या था? pz। तो जो नेक्स्ट वाला आ रहा है ऐसे, वो इसके लाइन में आ रहा है, इसी के लाइन में आ रहा है ना। तो अगर इसके लाइन में आ रहा है, तो अगर ये z है तो ये भी z ही होना चाहिए, और ये ऑर्बिटल कौन सा वाला है? d, तो d का बेटा हो जाएगा dz²। तो sp3d में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं लिख लेते हैं। s होता है, px होता है, py होता है, pz होता है, और d क्या होता है? z² होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, d क्या होता है? z² होता है बेटा। तो अगर d z² है, ध्यान देना बच्चों, d क्या है? z² है, तो यहाँ पे जब ये वाला आएगा तो इन तीनों को ऊपर शिफ्ट करेगा, और जैसे वो तीनों को ऊपर शिफ्ट करेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। ये वाला एटम नीचे शिफ्ट हो गया, ये देखो, ऊपर वाले को कोई डिफरेंस नहीं आया, बट जैसे ये नीचे वाला एटम आया, ये तीनों अभी देखो नीचे पॉइंट कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली बीच में आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अटैच करता हूं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको फिर, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर। इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल, ट्राइंगल बन रहा है, उसके ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है, उसके ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है, ठीक है। ऐसे अगर ज्वाइन करोगे तो एक पिरामिड बनेगा, ठीक है, और नीचे भी एक क्या बन रहा है? पिरामिड बन रहा है। तो बेटा हम इसको क्या बोलेंगे? ज्योमेट्री वाइज हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री हो जाएगा इसका टीबीपी। ज्योमेट्री को टीबीपी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, ट्राइगोनल। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और इसकी अगर हम लोग शेप की बात करें तो बेटा बीच में यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे आपका लिगैंड नंबर 1, ये लिगैंड नंबर 2, ये लिगैंड नंबर 3, ठीक है ना। एक लिगैंड ऊपर है,
ठीक है ना, ये वाला ऐसे, इसको थोड़ा अलग कलर से शो कर रहा हूँ, ये लिगेंड और एक लिगेंड बेटा नीचे है, ठीक है ना। तो ये हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ केस 1 दैट इज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। केस 2 की बात करें तो केस 2 में बेटा हम लोग पढ़ेंगे dsp3। क्या होना चाहिए बेटा, dsp3 ना। dsp3 क्या होगा बच्चों अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, dsp3 तो s वाला तो कौन सा है बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो क्या मैं dsp3 को ऐसे लिख सकता हूं, dsp2 प्लस p, प्लीज अंडरस्टैंड, dsp2 प्लस p लिख सकता हूं पक्का। कैसे, dsp2 का मतलब स्क्वायर प्लेनर हो गया। अभी जो नेक्स्ट वाला आ रहा है लिगेंड, वो कहां से आएगा बेटा, ऊपर से आएगा, क्योंकि ये तो सब प्लेन में है, ये 1 2 3 4 ये चारों एक ही प्लेन में, और ये वाला आएगा ऊपर से, ठीक है ना। तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा रिपल्शन होगा, बट ये रिपल्शन ज्यादा नहीं हो सकता। इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि जैसे ये थोड़ा नीचे जाएगा, इन लोगों में भी रिपल्शन होने लगेगा। तो इस वजह से बेटा हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि डी ऑर्बिटल कौन सा था, dx² माइनस वाई स्क्वायर प्लस s प्लस px प्लस py, और लास्ट में जो आएगा वो कौन सा हो रहा है, pz है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा, कौन सा ज्योमेट्री इसका जो होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर, और ऊपर देखो पिरामिड बन रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। इजी था। तो ये ज्योमेट्री हो जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। और अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पे m लिगैंड नंबर 1, टोटल 5 है ना, 2 ट्विन, यहाँ पे 4, ठीक है। और जो पांचवा आएगा बेटा वो ऊपर से आएगा इस तरीके से, लिगैंड नंबर 5। तो ये था आपका स्क्वायर इस तरीके से, और ऊपर क्या बन रहा है बेटा, पिरामिड बन रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर केस नंबर 2। नाउ अगर हम लोग लास्ट केस की बात करें, दैट इज 5th वन, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 और 8 तक हमको जाने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो पॉसिबिलिटीज है, sp3 d2 बोलो या फिर d2 sp3 बोलो। दोनों का शेप सेम है, दोनों के d ऑर्बिटल भी सेम ही है बेटा, कुछ डिफरेंस नहीं है। एक को आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक को इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा। sp3d2 ना, सबको पता है कि sp3d तक तो हो ही गया था अपना। ये देखो, ये था आपका sp3d, ध्यान से देखना, ये आपका sp3d था, ठीक है ना। अगर ये sp3d है, ध्यान देना बच्चों, अगर ये sp3d है तो एक और लिगैंड आ रहा है बस। अगर एक लिगैंड आएगा तो वो कहां से आएगा बेटा, डेफिनेटली इन दोनों के बीच में से तो नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 90 है, तो रिपल्शन ज्यादा है। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 180, तो 120 है, तो यहां से आना बेटर रहेगा बेटा, यहां से आना बेटर रहेगा। और जैसे ही वो आएगा, इसका मतलब वो sp2 प्लेन से आ रहा है। ध्यान देना बेटा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये कौन सा प्लेन था, sp2 प्लेन था पक्का, मतलब s px एंड py। तो जो नेक्स्ट वाला आ रहा है, नेक्स्ट वाला आ रहा है वो इधर से आ रहा है, मतलब इनके ही प्लेन से आ रहा है। तो बेटा इनके ही प्लेन से कौन कौन सा हो सकता है, तो s तो कंफर्म था ही, px भी था, py भी था, pz भी था, और dz² ऑलरेडी था, dz² ऑलरेडी था ही। अभी जो नेक्स्ट आ रहा है वो किसके प्लेन का आ रहा है, xy प्लेन का आ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा बताओ, dx² माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा बच्चों, dx² माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर वो dx² माइनस वाई स्क्वायर हो रहा है पक्का, तो स्टूडेंट्स ये आने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो था ही ये 3, अभी यहाँ से एक और आ रहा है, तो बीच में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखो ये 1 2 3 4, और ऊपर एक और एक नीचे। तो स्ट्रक्चर वाइज देखने जाए तो यहाँ पे ऊपर एक हो गया, यहाँ पे एक नीचे भी हो गया ऐसे, ठीक है। और बाकी जो 4 है वो एक ही प्लेन में हो जाएंगे, 2 3, यहाँ पे भी एक, और लास्ट वाला बच्चों यहाँ पे, इस तरीके से। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्क्वायर। देखो स्क्वायर कैसे, ये स्क्वायर है, ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है और नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल। बट अगर वो dsp2 d2 sp3 भी है, तभी भी वो सेम ही होगा, dz² dx² माइनस वाई स्क्वायर s px py pz। तो इसके लिए बेटा इसमें केस 1 केस 2 नहीं लिखेंगे। और अगर इसके ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री वाइज ये क्या आएगा,
इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है SBP, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्क्वायर बाय पिरामिडल, सेम ही दिखता है हर साइड से। तो M1 2 3 4 L, यहाँ पे सब जगह पे लिगेंड्स आ गए। नेक्स्ट अगर एक बात करें तो ऊपर से एक लिगेंड ऐसे और एक लिगेंड यहाँ से नीचे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर बाय पिरामिडल। कैसे, ये चारों को मिला लो, ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये देखो 1 2 3 4 स्क्वायर बन गया। ऊपर भी पिरामिड बन रहा है, नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है। तो ये देखो, ये ऊपर भी एक पिरामिड और नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर इन दोनों में डिफरेंस जो है वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। एक को आउटर कॉम्प्लेक्स, एक को इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सिंपल है बेटा, यहाँ पे डी ऑर्बिटल कौन सा वाला यूज हुआ है, बाहर के साइड का ना, और यहाँ पे डी ऑर्बिटल अंदर के साइड का। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो थोड़ा सा एक सिंपल सा डिस्कशन ले लेते हैं, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये पूरा जो आज मैंने सिखाया था बेटा, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बिकॉज आज तो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ याद रखने वाली चीजें दी है। नेक्स्ट लेक्चर में कम से कम 20 से 25 एग्जाम्पल से मैं हर एक एग्जाम्पल से कंसेप्ट को डिस्कस कराऊंगा। तो आप जो अभी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है, या फिर अगर मेरे पास में लिखा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, वो डिफरेंस हम लोग एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही वाइंड अप कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है D2sp3 और एक होता है sp3d2। दोनों बेटा सेम ही है, दोनों स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। तो ये वाला हो जाएगा हमारे लिए ns और ये हो जाएगा np, ठीक है ना। ns हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा np। और ये d ऑर्बिटल पहले है ना, तो यहाँ पे n-1 d ऑर्बिटल ये हो जाएगा। ध्यान से सुनो, n-1 d ऑर्बिटल, ये n और ये np है। सर समझाओ जरा। अगर मैं बात करूं Fe के बारे में, जो कि 26 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो R1 आएगा। यहाँ पे आप लिखते हो 3d6 4s2, ठीक है ना। 4p कितना लिखोगे बेटा, कुछ नहीं है तो 0 लिखोगे ना। क्या लिखोगे, 0। तो अगर मैं इसको np मान लूं, क्या मान लो, np, तो ये भी क्या हो जाएगा, ns हो जाएगा ना बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, n-1d। प्लीज ध्यान से सुनो, ऊपर से रहेगा वरना। n-1d, तो ये n-1d हो गया। अगर 3d6 4s2 4p6, यहाँ पे 4d आएगा। 4d क्या लिखूंगा बेटा, 0 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 4d 0। तो अगर यहाँ पे 4d 0 आया तो बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा nd, ठीक है ना। तो स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है ये आपका क्या है, आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है ना। आउटरमोस्ट शेल है, उससे एक कम है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वही है। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है वो कौन सा है, n-1 d ऑर्बिटल है। जबकि यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ns होगा, np होगा और यहाँ पे nd ही होगा। क्या होगा बेटा, nd ही होगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो d ऑर्बिटल में कितने, d शेल में, सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। यहाँ पे अगर ns की बात करें तो एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और np की बात करें तो टोटल कितने होंगे बेटा, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, px py एंड pz, करेक्ट। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे तो शुरुआत ही किससे हो रही है बेटा, ns से हो रही है। फिर यहाँ पे p में कितने आएंगे, 3। और यहाँ का जो d ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, 5 वाला। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आराम से सुनो। तो आप बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमको D2 से स्टार्ट करना है, मतलब D के कितने लेने हैं, 2। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, फिर S का आ गया 3, टोटल 6 लाना है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है ना।
तो टोटल 6 ऑर्बिटल्स अपने को अवेलेबल करना है। ध्यान से सुनो, समझेगा, ध्यान से सुनो। ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6, पक्का। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 6 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लगा के यहां तक सब ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे? भाग लेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है यहां से लगा के यहां तक, इसी को बेटा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो डी के कितने हैं? 1 2। तो डी के अगर 2 है तो D2 हो गया। S का कितना है? 1 है तो S हो गया। P के कितने हैं? 3 है तो sp3 हो गया। क्या इसने d ऑर्बिटल अंदर वाला यूज किया? हाँ सर, अंदर वाला यूज किया, यस। तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? इनर कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बात? ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स को इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सर इसका मतलब सर ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं बेटा, ठीक है ना। अगर मैं Fe की बात करूं तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। अभी मैं अगर आपको समझाऊं इसमें, तो ये कौन सा बेटा? NS है, ये NP और ये ND है, ठीक है ना। तो यहां से अगर शुरुआत होती है 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो आप बताओ ये कौन सा है? NS है, ये NP है और ये ND है। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहां से शुरू किया बेटा? NS से शुरू किया। तो अगर आप NS से शुरू कर रहे हैं तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलोगे? शुरुआत कहां से हो रही है? S से। तो S, फिर P के कितने? 3 और D के कितने लिए? 2, ठीक है ना। आपने इसमें d ऑर्बिटल बाहर के साइड का यूज किया है कि अंदर के साइड का यूज किया है? बाहर के साइड का। तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर कॉम्प्लेक्स। सर ये लेकिन ऐसा होता कब है? तो स्टूडेंट्स ये तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। प्लीज एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। नहीं समझा तो एक बार वापस से ये वाला पार्ट का वीडियो रिवाइंड करके देखना, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना। अभी मुझे बताओ, यहाँ के अगर हिसाब से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो आप बताओ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे टोटल 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हो गया। ये कौन सा है? 3D है। फिर आएगा बच्चों अपना 4S और फिर आएगा आपका 4P। 4D को जाने देते हैं सब लोग, ठीक है ना। अभी आप बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सब में सिंगल भरेंगे, फिर बाद में पेयर करेंगे। तो ये d ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली पड़ा है। यहाँ पे कितने? s में 2 है। तो अगर मैं Fe2+ बना लूं, Fe2+, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। तो ये आ गया आपका 4S और ये हो गया आपका 4P, बराबर है। अभी स्टूडेंट मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास में जो लिगैंड आ रहा है, लिगैंड, ठीक है ना, वो लिगैंड समझो कौन है? ठीक है, समझो क्लोरीन है बेटा। लिगैंड कौन है? क्लोरीन है, ठीक है। और दूसरा केस है बेटा, जो लिगैंड आ रहा है वो है बेटा साइनाइड। एकदम ध्यान से सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में तो ये क्रिस्टल क्लियर होगा, अभी खाली समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर मेरा लिगैंड कौन है? क्लोरीन है। और सबको बताया था मैंने क्लोरीन बेटा कौन सा लिगैंड है? वीक फील्ड लिगैंड है। जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि लिगैंड्स 2 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। कान, नाक और हाथ, याद है कुछ? कान, नाक और हाथ। हाथ मतलब हेलोजन, हेलोजन है ये, तो वीक फील्ड लिगैंड है। और ये कौन है बेटा? कार्बन है, तो डेफिनेटली इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। जो डोनेटिंग एटम है वो देखना है। तो मुझे था वीक फील्ड लिगैंड जो है, मैंने आपको बताया था कि वहां पे वो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो पेयरिंग नहीं कराएगा, सो नो पेयरिंग। और अगर वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, ठीक है, तो पेयरिंग नहीं कराएगा तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, पक्का। तो जैसा का है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अगर मुझे बताओ 6 क्लोराइड आयंस आ रहे हैं, कितने क्लोराइड्स? 6 क्लोराइड आयंस आ रहे हैं, तो वो 6 क्लोराइड आयंस जाएंगे कहां? फिर सर इधर नहीं जा सकते, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे सब में सिंगल सिंगल भरा है। जो भी लिगैंड आएगा वो कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 2।
तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो टोटल 3 हो जाएंगे। एक बॉक्स में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इधर भी 3 हो जाएंगे, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। तो वो वाला क्या बोलेगा, इधर से शुरू करो। कहां से, एस से शुरू करो। तो एस से शुरुआत होगी, ठीक है। एस में एक जन बैठ गया, एक क्लोराइड आयन एस में बैठ गया। फिर दूसरा P3 में 1 2 3, टोटल कितने क्लोराइड आयन का काम हो गया, 4 का। कैसे, एक एस में बैठ गया, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, तो बचे कितने, 2 बचे ना। तो वो किस में जाएंगे, डी में। कौन से वाले डी में, शुरुआत एस से हुई है देखो, तो एस से शुरुआत हुई, पी के 3 गए, तो फिर ये दोनों में बैठना पड़ेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, sp3d2। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d2। लेकिन अगर वो लिगेंड कौन है, साइनाइड है, सो पेयरिंग विल अकर, पेयरिंग विल अकर। और अगर पेयरिंग होगा बेटा, तो पेयरिंग होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, सुनो ध्यान से, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ध्यान देना बच्चों प्लीज, एकदम ध्यान से सुनो। ठीक है, ये वाला तो 2 था ही, ये वाला ऐसे था, ध्यान से सुनना। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस लिगैंड की वजह से जंप करके यहां पे आ जाएगा। ये वाला जो लिगैंड है वो यहां से जंप करके यहां पे आ जाएगा, तो पेयरिंग हो गई। और जब पेयरिंग हो गई बेटा, तो टोटल 6 साइनाइड आ रहे हैं। तो 6 साइनाइड कहां बैठेंगे, एक साइनाइड यहां पे बैठेगा 1, इधर दूसरा, इधर तीसरा, ये 4, ये 5 और ये 6। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से लगा के यहां तक। तो ये वाला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2। क्या, D2, 2 है डी के, S का 1 S हो गया, और P के टोटल कितने बेटा, 3। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी आप बताओ, इस वाले में d ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ, बाहर वाला यूज हुआ, जो यहाँ पे d ऑर्बिटल था, ऐसे दिखाया नहीं मैंने, वो 4d था। सो d ऑर्बिटल बाहर वाला यूज हुआ, इस वजह से इसको कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और इस वाले को क्या बोलेंगे बेटा, इनर कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हो गए बेटा, 2। ये नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, कान नाक और हाथ वाला पोर्शन है। तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है, यहाँ पे अगर D2sp3 लिखा है तो d ऑर्बिटल अंदर वाला है, मतलब n-1d है। और अगर ये वाला d है तो वो nd है, nd देखो इस तरीके से। स्टूडेंट्स प्लीज एक आप काम करिए, इनर कॉम्प्लेक्स तो क्यों बोला, आउटर कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, मैंने आपको समझा दिया। ये नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 13 लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वीबीटी में कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक अगर अच्छे से रिवाइज नहीं किया, ये जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है इसको अच्छे से नहीं समझा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा एग्जांपल से, लगभग 25 से 30 एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे आर्बिट्रीज दूंगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट मैंने इतने सारे ट्रिक्स बना दिए कि आपको कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। तो वो वाला पार्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को थोड़ा सा भी डाउट है वापस से देखिए, वापस से देख के एक एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत सारे एग्जांपल के साथ। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, लिसन टू मी केयरफुली, आई गिव यू द श्योरिटी कि आपको डाउट नहीं आएगा। जो भी थोड़ा बहुत डाउट है आज, वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, दैट इज माय गारंटी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, इस वीडियो को 1-2 बार वापस देख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बहुत सारे एग्जांपल के साथ एंड कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे विद लॉट्स ऑफ आरपी ट्रिक्स। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।